भाग 1 मिट्टी की पुकार। गांव सुनहरा की सुबह हमेशा की तरह शांत थी, लेकिन इस शांति में मिट्टी की एक अनकही पुकार छिपी हुई थी। जब सूरज की पहली किरण खेतों पर पड़ती तो ऐसा लगता जैसे धरती सांस ले रही हो। यही धरती किसान की माँ थी, उसका सहारा और उसकी पहचान। अल्लाह दत्ता इसी गांव का एक साधारण लेकिन असाधारण किसान था। उसके हाथों की लकीरों में वर्षों की मेहनत, धूप, बारिश और उम्मीदें समाई हुई थीं। वह फज्र के समय उठता, वुजू करता, 2 रकअत नफल पढ़ता और फिर खेतों की ओर निकल जाता। उसके लिए खेती सिर्फ रोजगार नहीं बल्कि इबादत थी। उसके पिता हाजी करीम बख्श कहा करते थे, बेटा ज़मीन को जितना प्यार दोगे वह तुम्हें उतना ही लौट आएगी। यही बात अल्लाह दत्ता ने अपने दिल में बसा रखी थी। गांव के लोग उसे दीवाना कहते थे क्योंकि वह ज़मीन से बातें करता था। बीज बोते समय वह धीरे से कहता, ऐ दाने, मैं तुम्हें अमानत में रख रहा हूँ, मुझे निराश मत करना। इस साल मौसम कुछ अजीब था। बारिश समय पर नहीं हुई और नहर का पानी भी कम मिल रहा था। बड़े ज़मींदार परेशान थे, लेकिन अल्लाह दत्ता के चेहरे पर फिर भी उम्मीद की हल्की मुस्कान थी। वह जानता था कि मायूसी खेतों को बंजर कर देती है। गांव में एक और किसान था, सलीम खान, जो आधुनिक तरीकों पर भरोसा करता था। वह मोबाइल ऐप्स, मौसम की रिपोर्ट और हाइब्रिड बीज इस्तेमाल करता था। अल्लाह दत्ता उसका मजाक नहीं उड़ाता था बल्कि ध्यान से सुनता था। वह मानता था कि ज्ञान कहीं से भी आए फायदेमंद होता है। एक दिन सलीम खान उसके पास आया और बोला, अल्लाह दत्ता भाई, अगर तुम ड्रिप इरिगेशन लगा लो तो पानी की बचत हो सकती है। अल्लाह दत्ता ने मिट्टी को हाथ में लेकर सूंघा और बोला, पानी कम है, ये बात ज़मीन भी जानती है। अगर नया रास्ता बेहतर है तो उस पर चलने में हर्ज नहीं। उसी दिन उसके दिल में बदलाव का बीज पड़ गया। लेकिन बदलाव आसान नहीं होता, खासकर उस किसान के लिए जिसके पास पूंजी कम और जिम्मेदारियां ज़्यादा हों। अल्लाह दत्ता की पत्नी ज़ैनब उसकी ताकत थी। वह घर, बच्चे और मवेशी सब संभालती थी। रात को जब अल्लाह दत्ता थका हारा लौटता तो ज़ैनब उसके हाथ दबाती और कहती, अल्लाह बड़ा है, मेहनत जया नहीं जाती। उनके 2 बच्चे थे, अकरम और सुरैया। अकरम पढ़ लिख कर कृषि अधिकारी बनना चाहता था, जबकि सुरैया स्कूल की सबसे होशियार छात्रा थी। अल्लाह दत्ता चाहता था कि उसके बच्चे ज़मीन से जुड़े रहें, लेकिन ज्ञान के साथ। उसने इस साल गेहूं के साथ साथ दालें भी बोईं। ये उसकी समझदारी थी, ताकि अगर एक फसल नाकाम हो जाए तो दूसरी सहारा बने। वह फसल चक्र पर भरोसा करता था, जो उसने अपने दादा से सीखा था। लेकिन मुश्किलें अभी बाकी थीं। एक रात तेज़ आंधी आई, जिसने कई खेतों को नुकसान पहुंचाया। गांव के लोग मायूस हो गए। अल्लाह दत्ता खेत में खड़ा मिट्टी को देखता रहा। उसकी आंखों में नमी थी, लेकिन हार नहीं। अगली सुबह वह फिर हल लेकर निकल पड़ा। टूटी हुई फसल के बीच उसने नई कतारें बनाई। उसका मानना था कि अगर ज़मीन को दोबारा मौका दिया जाए तो वह ज़रूर संभलती है। यह सिर्फ एक किसान की कहानी नहीं थी, यह उस धरती की दास्तान थी जो सदियों से इंसान के साथ सांस ले रही है। भाग 2 बदलाव का बीज। आंधी के बाद की सुबह गांव सुनहरा के लिए एक इम्तिहान थी। खेतों में बिखरी बालियाँ, टूटे पौधे और मिट्टी पर पड़े गहरे निशान हर किसान के दिल को चोट पहुंचा रहे थे। लेकिन अल्लाह दत्ता के कदम नहीं रुके। वह जानता था कि खेती में असली हिम्मत मुश्किल के बाद शुरू होती है। उसने अपने खेत का मुआयना किया। जहां नुकसान ज़्यादा था वहां निशान लगाए, और जहां उम्मीद बाकी थी वहां नर्म हाथों से पौधों को सीधा किया। वह कहा करता था कि जैसे बच्चे गिरकर रोते हैं और माँ उन्हें उठा लेती है, वैसे ही ज़मीन को भी सहारे की ज़रूरत होती है। सलीम खान फिर उसके पास आया। उसके हाथ में कुछ कागजात थे। ये कृषि विभाग की योजना है, उसने कहा। इसमें ड्रिप इरिगेशन पर सब्सिडी मिलती है। अल्लाह दत्ता ने कागजात ध्यान से देखे। सरकारी भाषा उसे हमेशा कठिन लगती थी, इसलिए उसने अकरम की मदद ली। अकरम ने समझाया, अब्बा, अगर हम ये सिस्टम लगा लें तो आधा पानी भी काफ़ी होगा। अल्लाह दत्ता ने बेटे के सिर पर हाथ रखा। उसे गर्व महसूस हुआ कि उसका बेटा ज्ञान को ज़मीन से जोड़ रहा है। मसला पैसे का था। बैंक का कर्ज, सूद का डर और नाकामी का ख्याल, सब एक साथ मन में घूम रहे थे। ज़ैनब ने उसकी चुप्पी समझ ली। उसने कहा, अगर नीयत साफ और मेहनत सच्ची हो तो अल्लाह रास्ता बना देता है।
अगले दिन अल्लाह दत्ता बैंक गया। लंबी कतारें, थके चेहरे और सख्त सवाल। जब उसने ज़मीन के कागज़ मेज़ पर रखे तो दिल कांप गया, लेकिन उसने दस्तखत कर दिए। जब ड्रिप इरिगेशन लगा तो पूरा गांव देखने आया। कुछ लोग तंज कर रहे थे, कुछ हैरान थे। पानी बूंद बूंद जड़ों तक पहुंच रहा था। अल्लाह दत्ता ने मिट्टी को छुआ। नम थी, लेकिन बर्बाद नहीं हो रही थी। धीरे धीरे फर्क नज़र आने लगा। जहाँ दूसरे खेत सूख रहे थे वहाँ उसके खेत हरे थे। मगर नई परेशानी मंडी में थी। दलाल कम दाम लगाते और देर से भुगतान करते। अकरम ने किसानों के एक समूह के बारे में बताया जो मिलकर फसल बेचते थे। अल्लाह दत्ता ने बैठक बुलाई। शुरुआत में लोग हिचके, लेकिन जब हिसाब सामने आया तो सब मान गए। इसी बीच बेमौसम बारिश ने बीमारियों का खतरा बढ़ा दिया। सलाह लेकर सही दवा की गई और फसल बच गई। अब अल्लाह दत्ता अकेला नहीं था, ज्ञान और सहयोग उसके साथ थे। सुरैया स्कूल से एक निबंध लाई, मेरा किसान पिता। उसने लिखा कि किसान सिर्फ अनाज नहीं उगाता, बल्कि सब्र, मेहनत और उम्मीद भी उगाता है। अल्लाह दत्ता की आंखें नम हो गईं। कटाई का दिन आया। खेत सुनहरे थे, हवा में गेहूं की खुशबू थी और दिल में शुक्र। कर्ज की किस्त अदा हुई और गांव में यह कटाई के बाद गांव सुनहरा में कुछ दिनों तक सुकून रहा। लेकिन खेती में सुकून हमेशा अस्थायी होता है। जैसे ही नई फसल की तैयारी शुरू हुई, एक नई चिंता ने सिर उठा लिया। इस बार समस्या मौसम नहीं, बल्कि बाजार और राजनीति थी। सरकार ने अचानक गेहूं के समर्थन मूल्य में बदलाव कर दिया। बड़े किसान तो किसी तरह संभल गए, लेकिन छोटे किसानों के लिए यह खबर बिजली बनकर गिरी। मंडी में दलालों ने इसका फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया। वे कहने लगे कि अब दाम और गिरेंगे, इसलिए अब भी बेच दो। गांव के किसान घबरा गए। कुछ ने जल्दबाजी में अपनी फसल औने पौने दामों में बेच दी। अल्लाह दत्ता ने सबको रोका और कहा, डर में लिया गया फैसला अक्सर नुकसान देता है। पहले पूरी बात समझते हैं। उसने अकरम को शहर भेजा ताकि वह कृषि विभाग और मंडी बोर्ड से सही जानकारी लाए। अकरम 2 दिन बाद लौटा। उसके पास कागजात और आंकड़े थे। उसने समझाया कि समर्थन मूल्य भले बदला हो, लेकिन गुणवत्ता वाली फसल की मांग अभी भी ज़्यादा है। अल्लाह दत्ता ने गांव की चौपाल पर बड़ी बैठक बुलाई। पहली बार इतने सारे किसान एक साथ बैठे थे। उसने साफ शब्दों में कहा, अगर हम अलग अलग बिकेंगे तो कमज़ोर रहेंगे। अगर हम एक साथ खड़े होंगे तो हमारी कीमत भी बढ़ेगी। उसने प्रस्ताव रखा कि किसान एक सहकारी समिति बनाए। शुरू में लोग डरे हुए थे, कागजी कार्रवाई, नियम और भरोसे का सवाल। लेकिन अल्लाह दत्ता ने अपना अनुभव सामने रखा। उसने बताया कि कैसे मिलकर बेचने से पिछले सीज़न में फ़ायदा हुआ था। आखिरकार समिति बनी। अल्लाह दत्ता को उसका अध्यक्ष चुना गया। यह उसके लिए गर्व का पल था, लेकिन जिम्मेदारी उससे भी बड़ी थी। अब वह सिर्फ अपने खेत का नहीं, पूरे गांव के भविष्य का किसान बन गया था। समिति ने तय किया कि फसल सीधे बड़े खरीदारों और मिलों को बेची जाएगी। पहली बार ट्रक सीधे गांव आए। तौल सही हुई, भुगतान समय पर मिला। किसानों की आंखों में भरोसा लौट आया। लेकिन हर सफलता के साथ विरोध भी आता है। कुछ दलालों ने अल्लाह दत्ता के खिलाफ अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। कहा गया कि वह अपना फ़ायदा देख रहा है। ये सुनकर उसे बहुत ठेस पहुंची, लेकिन उसने चुप्पी और ईमानदारी को हथियार बनाया। इसी बीच प्राकृतिक आपदा ने फिर दस्तक दी। लगातार बारिश से निचले खेतों में पानी भर गया। कई किसानों की धान की फसल खतरे में पड़ गई। अल्लाह दत्ता ने बिना देर किए सबको इकट्ठा किया। नालियाँ साफ करवाई गईं, पानी निकासी का इंतज़ाम किया गया। सामूहिक मेहनत से बड़ा नुकसान टल गया। उस दिन गांव ने समझ लिया कि नेतृत्व सिर्फ बोलने से नहीं, काम करने से साबित होता है। अल्लाह दत्ता अब सिर्फ किसान नहीं, मार्गदर्शक बन चुका था। घर में भी बदलाव दिखने लगे। ज़ैनब को समाज में सम्मान मिलने लगा। सुरैया को स्कूल में उसके निबंध के लिए जिला स्तर पर इनाम मिला। अकरम की इंटर्नशिप कृषि विभाग में लग गई। एक शाम अल्लाह दत्ता अपने खेत के किनारे बैठा सूरज को ढलते देख रहा था। उसके मन में डर भी था और संतोष भी। वह जानता था कि आगे की राह आसान नहीं, लेकिन अब वह अकेला नहीं था। उसने मिट्टी को हाथ में लेकर कहा, मैंने तुझे समझने की कोशिश की, अब तू मुझे रास्ता दिखा। हवा चली, फसल लहराई और उसे लगा जैसे धरती ने जवाब दे दिया हो। भाग जा।
में कहानी और गहरी होगी, जहां अल्लाह दत्ता को एक बड़े संकट, सरकारी जांच और अपने सबसे कठिन फैसले का सामना करना पड़ेगा। समिति की सफलता से गांव में खुशहाली तो आई, लेकिन कुछ लोगों के दिलों में जलन भी बढ़ने लगी। जिन बिचौलियों का कारोबार बंद हो चुका था, उन्होंने मिलकर अल्लाह दत्ता के खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज करा दी। आरोप लगाया गया कि सहकारी समिति में गड़बड़ी है और सरकारी मदद का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। एक सुबह अचानक एक सरकारी जीप गांव में आ पहुंची। कृषि विभाग के अधिकारी, ढेर सारे कागजात और तीखे सवाल, सब कुछ किसानों के लिए डराने वाला था। कई किसान घबरा गए, लेकिन अल्लाह दत्ता ने सबको हौसला दिया और कहा, अगर हम सच्चे हैं तो डरने की कोई बात नहीं। जांच शुरू हुई। खातों की जांच, रसीदें, तौल पर्चियाँ, सब कुछ ध्यान से देखा गया। अकरम ने रजिस्टर संभाले, सुरैया ने फाइलें सजाईं और ज़ैनब ने घर आए अधिकारियों की मेहमाननवाजी की। पूरा परिवार और गांव एकजुट नज़र आया। जांच के दौरान एक बड़ी सच्चाई सामने आई। एक बिचौलिए ने खुद मान लिया कि शिकायत झूठी थी और यह सब आपसी रंजिश की वजह से किया गया था। अधिकारियों ने पूरी रिपोर्ट तैयार की और सहकारी समिति को क्लीन चिट दे दी। गांव में राहत की लहर दौड़ गई, लेकिन अल्लाह दत्ता के सामने अब एक नया फैसला था। जिला स्तर पर किसान संघ का प्रतिनिधि बनने का प्रस्ताव उसे मिला। इसका मतलब था ज़्यादा जिम्मेदारी, कम समय और बड़े फैसले। उस रात अल्लाह दत्ता देर तक सोचता रहा। खेत, परिवार और गांव सब उसकी आंखों के सामने थे। सुबह उसने ज़ैनब से सलाह ली। ज़ैनब ने कहा, अगर आपकी नीयत किसानों की भलाई है तो यह जिम्मेदारी भी अल्लाह की राह में सेवा है। अल्लाह दत्ता ने वह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अब वह सिर्फ अपने गांव की ही नहीं बल्कि आसपास के कई गांवों की आवाज़ बन गया। उसने किसानों के लिए प्रशिक्षण शिविर शुरू करवाए, पानी बचाने की मुहिम चलाई और नई पीढ़ी को खेती से जोड़ने की कोशिश की। 1 साल बाद गांव की तस्वीर बदल चुकी थी। लोगों का शहरों की ओर पलायन कम हो गया, बच्चों की पढ़ाई बेहतर हुई और खेती को फिर से सम्मान मिलने लगा। अल्लाह दत्ता आज भी वही सादा इंसान था, सुबह खेतों में, शाम चौपाल पर और रात परिवार के साथ। एक दिन उसने अपने बेटे अकरम से कहा, अगर तुम मुझसे भी आगे निकल जाओ तो यही मेरी सबसे बड़ी कामयाबी होगी। अकरम मुस्कुरा दिया। सूरज ढल रहा था, हल्की हवा चल रही थी और खेतों में हरियाली लहरा रही थी। अल्लाह दत्ता ने मिट्टी को छुआ और दिल ही दिल में कहा, रास्ता मुश्किल था लेकिन सफ़र काबिल फ़ख्र है। गांव की उस सुबह में एक अलग ही शांति थी। यह शांति डर से भरी नहीं थी, बल्कि लंबे संघर्ष के बाद मिली राहत जैसी थी। सूरज धीरे धीरे पूरब से ऊपर उठ रहा था और उसकी किरणें खेतों पर पड़ते ही मिट्टी की नमी को चमका रही थीं। रमेश देर तक अपने आंगन में खड़ा रहा। उसे याद आ रहा था कि यही जगह कभी उसकी बेचैनी की गवाह हुआ करती थी। यहीं बैठकर वह रात रात भर सोचता था कि किसान की ज़िंदगी इतनी कठिन क्यों होती है। लेकिन आज उसके मन में घबराहट नहीं थी। आज उसके भीतर एक गहरा सुकून था, जैसे किसी लंबे सफ़र के बाद आखिरकार मंजिल नज़र आ गई हो। रमेश जब खेत की ओर बढ़ा तो रास्ते में उसे कई परिचित चेहरे दिखाई दिए। वही लोग जिनकी आंखों में कुछ महीने पहले हार और डर साफ दिखाई देता था, आज उन्हीं आंखों में आत्मविश्वास था। कोई सिर हिलाकर अभिवादन कर रहा था, कोई मुस्कुराकर हाल पूछ रहा था। रमेश जानता था कि किसान के लिए सम्मान रोटी से भी अधिक मूल्यवान होता है और आज वही सम्मान वापस लौट रहा था। कुछ समय पहले तक हालात बिल्कुल अलग थे। नकली बीजों ने फसल बर्बाद कर दी थी, कर्ज का बोझ हर घर पर था, दलालों की धमकियां और अपमान रोज की बात बन चुकी थी। सरकारी दफ्तर किसानों के लिए बंद दरवाजों जैसे लगते थे। रमेश को आज भी वह दिन याद था जब उसने पहली बार किसानों को एकजुट करने की कोशिश की थी। लोग डरते थे, कोई खुलकर बोलना नहीं चाहता था। सबको लगता था कि आवाज़ उठाने से हालात और बिगड़ जाएंगे। लेकिन समय ने यह सिखा दिया था कि चुप्पी सबसे बड़ा नुकसान करती है। सरकारी जांच के बाद जब सच्चाई सामने आई तो वह केवल कागज़ों तक सीमित नहीं थी। वह सच्चाई उन जख्मों की गवाही थी जो वर्षों से किसानों के दिलों में दबे हुए थे। दोषियों को सज़ा मिली और पहली बार रमेश को लगा कि न्याय सिर्फ किताबों में नहीं होता। अगर लोग एक साथ खड़े हों तो न्याय ज़मीन पर भी दिखाई देता है। गांव की पंचायत में उस दिन एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया। यह फैसला सिर्फ आज के लिए नहीं, आने वाली पीढ़ियों के लिए था।
तय हुआ कि अब कोई भी किसान अकेले निर्णय नहीं लेगा। बीज खरीदने से लेकर फसल बेचने तक हर काम आपसी सलाह से होगा। एक किसान समिति बनाई गई जिसमें बुजुर्गों का अनुभव और युवाओं की ऊर्जा दोनों शामिल थीं। जब रमेश को उस समिति का अध्यक्ष चुना गया तो उसकी आंखें भर आईं। उसे लगा जैसे पूरे गांव की उम्मीदें उसके कंधों पर आ गई हों। दिन बीतते गए, खेतों में हल चले, बीज सावधानी से बोए गए, हर कदम सोच समझकर उठाया गया। रमेश रोज सुबह खेतों में जाता, पौधों को देखता और मिट्टी को हाथों से महसूस करता। उसे लगता जैसे धरती उससे बात कर रही हो, जैसे कह रही हो कि अगर तुम मुझे ईमानदारी दोगे तो मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं लौटाऊंगी। इस बार बारिश समय पर हुई। जब पहली बारिश की बूंदें जमीन पर गिरी तो रमेश देर तक भीगता रहा। उसे अपना बचपन याद आ गया जब वह नंगे पांव बारिश में खेतों में दौड़ा करता था। लेकिन आज की बारिश सिर्फ खुशी नहीं, भरोसा लेकर आई थी। भरोसा कि इस बार मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। धीरे धीरे फसल बढ़ने लगी, खेतों में हरियाली फैल गई। शाम को किसान खेतों के किनारे बैठकर बातें करने लगे। हंसी लौट आई, भविष्य के सपने फिर से आकार लेने लगे। जो कुछ समय पहले असंभव लगता था वही अब सच्चाई बन रहा था। कहानी आगे फसल की कटाई, मंडी के अनुभव, रमेश के आंतरिक संघर्ष और गांव में स्थायी बदलाव की ओर बढ़ती है। गांव के एक किनारे पर एक छोटा सा खेत था जिसकी हरी भरी घास पर सूरज की पहली किरण पड़ते ही हर पत्ती चमक उठती और हवा में एक मीठी खुशबू फैल जाती। इस खेत का मालिक हाजी रहमत था, एक मेहनती और सरल किसान जो सुबह सुबह उठकर ज़मीन की देखभाल करता, पानी देता और बीज बोता। उसके लिए ज़मीन सिर्फ आजीविका का साधन नहीं बल्कि जीवन का सबसे कीमती हिस्सा थी जिससे उसकी पीढ़ियाँ जुड़ी हुई थीं। हाजी रहमत का हर पल ज़मीन के साथ जुड़ा हुआ था। बैलगाड़ी से खेत हलाना, हाथों से खाद डालना और गांव में अपने अनुभव बांटना, ये सब उसकी रोज़मर्रा की मेहनत का हिस्सा थे। मौसम का बदलना उसकी ज़िंदगी की दिशा बदल देता। चाहे बारिश कम हो या तेज़ धूप हो, हाजी रहमत हर हाल में ज़मीन के साथ जुड़ा रहता। उसकी बेटी समीरा और बेटा शोएब भी छोटे कामों में उसका हाथ बंटाते। शोएब गाड़ी चलाने और खेत हिलाने में निपुण हो गया था और समीरा बीज बोने और फसलों की निगरानी में। खेत के चारों ओर बाग, सब्जियां और फलदार पेड़ लगे थे जो हर साल नई रंगत बिखेरते। हाजी रहमत की मेहनत और धैर्य की वजह से ज़मीन हमेशा हरी भरी रहती और गांव वाले उसके खेत की मिसाल देते। लेकिन जीवन हमेशा आसान नहीं होता। कभी बारिश न होना, कभी कीड़ों का हमला या बाज़ार में कम कीमत मिलना, ये सब उसकी धैर्य की परीक्षा होती। हाजी रहमत की कहानी सिर्फ एक किसान की नहीं बल्कि ज़मीन, मेहनत और मानव लगन की कहानी थी जिसे वह हर दिन अपनी मेहनत और ईमानदारी से जीने की कोशिश करता। बसंत के मौसम के साथ हाजी रहमत ने खेत में गेहूं और मक्का के बीज बोए, पानी की नालियों की जांच की और ज़मीन की उर्वरता बढ़ाने के लिए खाद डाली। बैलों की मदद से खेत हलाया गया और हर पौधे को स्नेहपूर्वक छुआ गया। जैसे जैसे दिन बीतते गेहूं के पौधे हरे भरे हो गए और मक्के के दाने धीरे धीरे भरने लगे। लेकिन जीवन में आसानी कम ही होती है। एक दिन अचानक आकाश में घने बादल छा गए और तेज हवाओं ने कुछ पौधों को तोड़ दिया और खेत का दृश्य बदल गया। हाजी रहमत ने हिम्मत नहीं हारी और बच्चों के साथ मिलकर खेत को संभालना शुरू किया। उन्होंने कीटों से बचाव के लिए प्राकृतिक उपाय अपनाए और पानी की कमी को पूरा किया। गांव वाले भी मदद के लिए आ गए क्योंकि हर किसान जानता था कि ज़मीन की देखभाल में एक दूसरे का सहयोग ज़रूरी है। शोएब और समीरा अब बड़े हो गए थे और पिता के अनुभव से सीखकर नई तकनीकें अपनाने लगे, जैसे प्राकृतिक खाद, पानी के छोटे छोटे चैनल और पौधों की विशेष देखभाल। दिन रात की मेहनत के बाद फसलें हरी भरी दिखाई देने लगीं और गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन बाजार की कीमतें अचानक कम होना या प्राकृतिक आपदाओं का खतरा हमेशा बना रहता। हाजी रहमत की ज़िंदगी में ये सब एक सीख थी कि ज़मीन सिर्फ मेहनत से हरी भरी होती है और धैर्य और समझ के बिना कोई फसल सफल नहीं होती। गांव की सुबह हमेशा एक अलग ही रौनक लेकर आती। मुर्गियां कूक करती, बच्चे हंसते खेलते स्कूल की ओर जाते और गांव के बुजुर्ग अपने खेतों की हालत देखने निकल पड़ते। हाजी रहमत भी सूरज निकलने से पहले खेत की ओर निकल जाता, बैलों को तैयार करता और पानी की नालियों की देखभाल करता। कभी कभी गांव वाले मिलकर खेत के किनारे बैठकर अपने अनुभव बांटते,
फसलों की नई तकनीकें सीखते और पुरानी कहानियां हम सुनाते। लेकिन जीवन आसान नहीं था। बारिश का अचानक रुक जाना, कीटों का हमला या गेहूं की कम कीमत, ये सब हाजी रहमत की मेहनत को चुनौती देते। इसके बावजूद वह हार नहीं मानते, क्योंकि ज़मीन उनके लिए सिर्फ आजीविका का साधन नहीं बल्कि प्रेम और पहचान का स्रोत थी। उनकी बेटी समीरा भी खेतों में मेहनत करने लगी, बीज बोने, पौधों को पानी देने और हर पत्ती की निगरानी करने लगी। शोएब ने गाड़ी चलाने और बैलों की देखभाल में निपुणता हासिल की और पिता के अनुभव से नई चीज़ें सीखने लगा। गांव वाले हाजी रहमत की मेहनत देखकर उसे सम्मान देते और कभी कभी सब मिलकर खेत के किनारे बैठकर कहानियां सुनाते। हर दिन की मेहनत के बाद शाम के समय सूरज के ढलते ही सब अपने घर लौटते, लेकिन ज़मीन की चिंता हमेशा दिल में रहती। ये जीवन के छोटे छोटे सबक थे जो हाजी रहमत और उसके बच्चों को धैर्य, मेहनत और लगन सिखाते। गर्मी की तीव्रता में भी खेत हरा भरा रहता और हाजी रहमत की मेहनत रंग लाने लगती। मक्का और गेहूं की फसलें अब पूरी तरह तैयार थीं और कटाई का समय आ गया। बैलगाड़ी तैयार हुई और पूरा परिवार खेत में जमा हो गया। शोएब और समीरा बैलगाड़ी के पीछे खड़े होकर बैलों की मदद करते। हाजी रहमत हाथ में हल और दांत लेकर फसल काटते और हर पत्ती की सुरक्षा करते। खेत की खुशबू और ताज़ी मिट्टी की महक में एक अलग ही सुकून था। गांव के लोग भी खुशी मनाने आए, क्योंकि यह समय मेहनत की सफलता का था। कटाई के दौरान हाजी रहमत के चेहरे पर थकान के साथ खुशी भी थी, क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी मेहनत व्यर्थ नहीं गई। बाजार में फसल की कीमतें अच्छी थीं और हाजी रहमत अपने बच्चों को सिखाते कि कैसे फसल बेचकर आमदनी हासिल की जाती है और बाकी साल के लिए बचत की जाती है। इस बीच समीरा ने सीखा कि ज़मीन से प्रेम और मेहनत दोनों ज़रूरी है, और शोएब ने समझा कि परिवार की मदद और धैर्य के बिना सफलता संभव नहीं। यह समय सिर्फ फसल का नहीं बल्कि परिवार, मेहनत और ज़मीन से जुड़ी प्रेम की भी खुशी थी। गांव में रात के समय दिए जलाए जाते और हाजी रहमत के खेतों में हरियाली के बीच खुशियां मनाई जाती। हर पल एक सबक था कि मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती और ज़मीन हमेशा उन लोगों के साथ होती है जो उससे प्रेम और लगन से जुड़े हों। हाजी रहमत की ज़िंदगी हमेशा आसान नहीं रही। एक दिन अचानक गहरे बादल छा गए और तेज़ बारिश और तूफान ने खेतों को बुरी तरह प्रभावित किया। मक्का के पौधे झुक गए, कुछ गेहूं की फसलें खराब हो गईं और पानी की नालियाँ उबलने लगीं। हाजी रहमत ने घबराने की बजाय अपने बच्चों के साथ मिलकर खेत को बचाने की कोशिश की। वे खेत के किनारों पर पानी निकालने के लिए छोटे छोटे चैनल खोदते, खराब पौधों को संभालते और कीड़ों से फसल बचाने के लिए प्राकृतिक उपाय अपनाते। गांव वाले भी मदद करने लगे, क्योंकि हर कोई जानता था कि ज़मीन की सुरक्षा सबकी जिम्मेदारी है। इस परीक्षा ने हाजी रहमत के हौसले को और मजबूत किया और बच्चों ने भी सीखा कि मुश्किलों का सामना धैर्य और समझदारी से किया जाता है। रात में खेत के बीच बैठकर वे आकाश में रोशनी देखते और प्रार्थना करते कि ज़मीन फिर से हरी भरी हो जाए। ये पल सिर्फ ज़मीन की देखभाल के नहीं बल्कि परिवार, प्रेम और धैर्य की अहमियत के भी थे। खेत की देखभाल के बाद हाजी रहमत और उसका परिवार गांव की सामाजिक जीवन में भी हिस्सा लेते। गांव के मेले, शादी ब्याह और धार्मिक समारोहों में वे हमेशा मौजूद रहते, क्योंकि ये सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि लोगों के साथ संबंध बनाने का जरिया भी थे। शोएब और समीरा अब अधिक जिम्मेदार हो गए थे और पिता के साथ व्यावसायिक निर्णयों में भी शामिल होने लगे। हाजी रहमत ने बच्चों को सिखाया कि ज़मीन की मेहनत के साथ साथ व्यापार और बाजार की समझ भी ज़रूरी है। वे बाजार जाते, फसल बेचते, कीमतें देखते और दूसरे किसानों के अनुभव से सीखते। कभी कभी मंडी में कीमतें कम हो जाती तो हाजी रहमत धैर्य रखते और अगली बार बेहतर योजना बनाते। ये सब अनुभव बच्चों के लिए सीख बन गए कि ज़मीन से प्रेम और मेहनत के साथ समझदारी भी ज़रूरी है। शाम में खेत के किनारे बैठकर परिवार दिन भर की मेहनत, समस्याएं और सफलताओं पर चर्चा करता। गांव का यह जीवन मेहनत, रिश्तों और समझदारी का सुंदर मिश्रण था, जो हर दिन नए सबक और खुशियों से भरा रहता। समय के साथ मौसम भी बदलने लगा था। अब बारिश कभी समय से पहले हो जाती और कभी बिल्कुल नहीं होती। हाजी रहमत के लिए
यह एक नई चुनौती थी, क्योंकि पुरानी समझ अब हर बार काम नहीं आती थी। वह सुबह सुबह रेडियो पर मौसम की खबरें सुनता, आसमान को ध्यान से देखता और अपनी खेती की योजना बदलता। कभी वह जल्दी बीज बो देता, कभी पानी बचाने के लिए खेतों में मेढ़ें ऊंची कर देता। शोएब ने अपने पिता को समझाया कि अब समय के साथ नई तकनीकें अपनाना ज़रूरी है। उन्होंने ड्रिप सिंचाई, बेहतर बीज और मिट्टी की जांच के बारे में सीखा। शुरू में हाजी रहमत को डर लगा, लेकिन बच्चों की समझदारी देखकर उसने हिम्मत की। ये बदलाव आसान नहीं था, लेकिन उसने सीख लिया कि किसान को ज़मीन के साथ साथ समय के साथ भी चलना पड़ता है। हाजी रहमत चाहता था कि उसके बच्चे सिर्फ खेत तक सीमित न रहें। वह जानता था कि शिक्षा भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी मेहनत। शोएब गांव के कॉलेज में पढ़ने लगा और कृषि से जुड़े नए विषय सीखने लगा। वह किताबों में पढ़ी बातें खेत में आजमाता और अपने पिता को समझाता। समीरा भी पढ़ाई में बहुत तेज़ थी। वह खेती के साथ साथ महिलाओं के लिए काम करने के सपने देखती थी, ताकि गांव की औरतें भी आत्मनिर्भर बन सकें। शाम को जब पूरा परिवार एक साथ बैठता तो खेत, पढ़ाई और भविष्य की बातें होती। हाजी रहमत को अपने बच्चों पर गर्व महसूस होता, क्योंकि उसकी मेहनत अब सिर्फ फसल नहीं बल्कि अच्छे इंसान भी उगा रही थी। गांव की जिंदगी सिर्फ खेती तक सीमित नहीं थी। दुख सुख में सब एक दूसरे के साथ खड़े रहते। जब किसी किसान की फसल खराब होती तो पूरा गांव मदद के लिए आगे आता। हाजी रहमत भी हमेशा दूसरों की सहायता करता, कभी बीज देता, कभी सलाह। गांव की पंचायत में उसकी बातों को ध्यान से सुना जाता, क्योंकि लोग उसकी ईमानदारी और अनुभव को मानते थे। त्योहारों के दिन खेतों में काम बंद रहता और हर घर में खुशियां होती। बच्चे खेलते, बुजुर्ग कहानियां सुनाते और औरतें मिलकर खाना बनाती। इन रिश्तों ने हाजी रहमत को यह सिखाया कि खेती सिर्फ ज़मीन पर नहीं, दिलों में भी की जाती है। उसने कहा, इसमें ड्रिप इरिगेशन पर सब्सिडी मिलती है। अल्लाह दत्ता ने कागजात ध्यान से देखे। सरकारी भाषा उसे हमेशा कठिन लगती थी, इसलिए उसने अकरम की मदद ली। अकरम ने समझाया, अब्बा, अगर हम ये सिस्टम लगा लें तो आधा पानी भी काफ़ी होगा। अल्लाह दत्ता ने बेटे के सिर पर हाथ रखा। उसे गर्व महसूस हुआ कि उसका बेटा ज्ञान को ज़मीन से जोड़ रहा है। मसला पैसे का था। बैंक का कर्ज, सूद का डर और नाकामी का ख्याल सब एक साथ मन में घूम रहे थे। जैनब ने उसकी चुप्पी समझ ली। उसने कहा, अगर नीयत साफ और मेहनत सच्ची हो तो अल्लाह रास्ता बना देता है। अगले दिन अल्लाह दत्ता बैंक गया। लंबी कतारें, थके चेहरे और सख्त सवाल। जब उसने ज़मीन के कागज़ मेज़ पर रखे तो दिल कांप गया, लेकिन उसने दस्तखत कर दिए। जब ड्रिप इरिगेशन लगा तो पूरा गांव देखने आया। कुछ लोग तंज कर रहे थे, कुछ हैरान थे। पानी बूंद बूंद जड़ों तक पहुंच रहा था। अल्लाह दत्ता ने मिट्टी को छुआ। नम थी, लेकिन बर्बाद नहीं हो रही थी। धीरे धीरे फर्क नज़र आने लगा। जहाँ दूसरे खेत सूख रहे थे वहाँ उसके खेत हरे थे। मगर नई परेशानी मंडी में थी। दलाल कम दाम लगाते और देर से भुगतान करते। अकरम ने किसानों के एक समूह के बारे में बताया जो मिलकर फसल बेचते थे। अल्लाह दत्ता ने बैठक बुलाई। शुरुआत में लोग हिचके, लेकिन जब हिसाब सामने आया तो सब मान गए। इसी बीच बेमौसम बारिश ने बीमारियों का खतरा बढ़ा दिया। सलाह लेकर सही दवा की गई और फसल बच गई। अब अल्लाह दत्ता अकेला नहीं था, ज्ञान और सहयोग उसके साथ थे। सुरैया स्कूल से एक निबंध लाई, मेरा किसान पिता। उसने लिखा कि किसान सिर्फ अनाज नहीं उगाता, बल्कि सब्र, मेहनत और उम्मीद भी उगाता है। अल्लाह दत्ता की आंखें नम हो गईं। कटाई का दिन आया। खेत सुनहरे थे, हवा में गेहूं की खुशबू थी और दिल में शुक्र। कर्ज की कस्त अदा हुई और गांव में यह। कटाई के बाद गांव सुनहरा में कुछ दिनों तक सुकून रहा, लेकिन खेती में सुकून हमेशा अस्थायी होता है। जैसे ही नई फसल की तैयारी शुरू हुई, एक नई चिंता ने सिर उठा लिया। इस बार समस्या मौसम नहीं, बल्कि बाजार और राजनीति थी। सरकार ने अचानक गेहूं के समर्थन मूल्य में बदलाव कर दिया। बड़े किसान तो किसी तरह संभल गए, लेकिन छोटे किसानों के लिए यह खबर बिजली बनकर गिरी। मंडी में दलालों ने इसका फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया। वे कहने लगे कि अब दाम और गिरेंगे, इसलिए अब भी बेच दो। गांव के किसान घबरा गए।
कुछ ने जल्दबाजी में अपनी फसल औने पौने दामों में बेच दी। अल्लाह दत्ता ने सबको रोका और कहा, डर में लिया गया फैसला अक्सर नुकसान देता है, पहले पूरी बात समझते हैं। उसने अकरम को शहर भेजा ताकि वह कृषि विभाग और मंडी बोर्ड से सही जानकारी लाए। अकरम 2 दिन बाद लौटा। उसके पास कागजात और आंकड़े थे। उसने समझाया कि समर्थन मूल्य भले बदला हो, लेकिन गुणवत्ता वाली फसल की मांग अभी भी ज़्यादा है। अल्लाह दत्ता ने गांव की चौपाल पर बड़ी बैठक बुलाई। पहली बार इतने सारे किसान एक साथ बैठे थे। उसने साफ शब्दों में कहा, अगर हम अलग अलग बिकेंगे तो कमज़ोर रहेंगे, अगर हम एक साथ खड़े होंगे तो हमारी कीमत भी बढ़ेगी। उसने प्रस्ताव रखा कि किसान एक सहकारी समिति बनाए। शुरू में लोग डरे हुए थे, कागजी कार्रवाई, नियम और भरोसे का सवाल, लेकिन अल्लाह दत्ता ने अपना अनुभव सामने रखा। उसने बताया कि कैसे मिलकर बेचने से पिछले सीजन में फ़ायदा हुआ था। आखिरकार समिति बनी। अल्लाह दत्ता को उसका अध्यक्ष चुना गया। यह उसके लिए गर्व का पल था, लेकिन जिम्मेदारी उससे भी बड़ी थी। अब वह सिर्फ अपने खेत का नहीं, पूरे गांव के भविष्य का किसान बन गया था। समिति ने तय किया कि फसल सीधे बड़े खरीदारों और मिलों को बेची जाएगी। पहली बार ट्रक सीधे गांव आए, तौल सही हुई, भुगतान समय पर मिला। किसानों की आंखों में भरोसा लौट आया, लेकिन हर सफलता के साथ विरोध भी आता है। कुछ दलालों ने अल्लाह दत्ता के खिलाफ अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। कहा गया कि वह अपना फ़ायदा देख रहा है। यह सुनकर उसे बहुत ठेस पहुंची, लेकिन उसने चुप्पी और ईमानदारी को हथियार बनाया। इसी बीच प्राकृतिक आपदा ने फिर दस्तक दी। लगातार बारिश से निचले खेतों में पानी भर गया। कई किसानों की धान की फसल खतरे में पड़ गई। अल्लाह दत्ता ने बिना देर किए सबको इकट्ठा किया। नालियाँ साफ करवाई गईं, पानी निकासी का इंतज़ाम किया गया। सामूहिक मेहनत से बड़ा नुकसान टल गया। उस दिन गांव ने समझ लिया कि नेतृत्व सिर्फ बोलने से नहीं, काम करने से साबित होता है। अल्लाह दत्ता अब सिर्फ किसान नहीं, मार्गदर्शक बन चुका था। घर में भी बदलाव दिखने लगे। ज़ैनब को समाज में सम्मान मिलने लगा। सुरैया को स्कूल में उसके निबंध के लिए जिला स्तर पर इनाम मिला। अकरम की इंटर्नशिप कृषि विभाग में लग गई। एक शाम अल्लाह दत्ता अपने खेत के किनारे बैठा सूरज को ढलते देख रहा था। उसके मन में डर भी था और संतोष भी। वह जानता था कि आगे की राह आसान नहीं, लेकिन अब वह अकेला नहीं था। उसने मिट्टी को हाथ में लेकर कहा, मैंने तुझे समझने की कोशिश की, अब तू मुझे रास्ता दिखा। हवा चली, फसल लहराई और उसे लगा जैसे धरती ने जवाब दे दिया हो। भाग जा। में कहानी और गहरी होगी, जहां अल्लाह दत्ता को एक बड़े संकट, सरकारी जांच और अपने सबसे कठिन फैसले का सामना करना पड़ेगा। समिति की सफलता से गांव में खुशहाली तो आई, लेकिन कुछ लोगों के दिलों में जलन भी बढ़ने लगी। जिन बिचौलियों का कारोबार बंद हो चुका था, उन्होंने मिलकर अल्लाह दत्ता के खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज करा दी। आरोप लगाया गया कि सहकारी समिति में गड़बड़ी है और सरकारी मदद का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। एक सुबह अचानक एक सरकारी जीप गांव में आ पहुंची। कृषि विभाग के अधिकारी, ढेर सारे कागजात और तीखे सवाल, सब कुछ किसानों के लिए डराने वाला था। कई किसान घबरा गए, लेकिन अल्लाह दत्ता ने सबको हौसला दिया और कहा, अगर हम सच्चे हैं तो डरने की कोई बात नहीं। जांच शुरू हुई। खातों की जांच, रसीदें, तौल पर्चियाँ, सब कुछ ध्यान से देखा गया। अकरम ने रजिस्टर संभाले, सुरैया ने फाइलें सजाईं और ज़ैनब ने घर आए अधिकारियों की मेहमाननवाजी की। पूरा परिवार और गांव एकजुट नज़र आया। जांच के दौरान एक बड़ी सच्चाई सामने आई। एक बिचौलिए ने खुद मान लिया कि शिकायत झूठी थी और यह सब आपसी रंजिश की वजह से किया गया था। अधिकारियों ने पूरी रिपोर्ट तैयार की और सहकारी समिति को क्लीन चिट दे दी। गांव में राहत की लहर दौड़ गई, लेकिन अल्लाह दत्ता के सामने अब एक नया फैसला था। जिला स्तर पर किसान संघ का प्रतिनिधि। अगर आपको हमारी यह वीडियो और कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें ऐसी ही और अच्छी कहानियाँ लाने का हौसला देता है। धन्यवाद।